आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। शहरियत तरमीमी कानून एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ सर्द रातों की परवाह किए बगैर खवातीन, बच्चे, बुजुर्ग और नौजवान पिछले एक माह से दिन रात दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज कर रहे हैं। इनके होठों पर कौमी गीत और तराने हैं, हाथों में तिरंगा परचम और जबान पर हुब्बुल वतनी के नगमे। आइन बचाने और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से माहौल गर्म रहता है। शाहीन बाग एहतजाज का दायरा रोज बरोज बढ़ रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह ही कोलकाता के पार्क सर्कस, पटना के सब्जी बाग, इलाहाबाद, देवबंद, औरंगाबाद, मुंबई और शहर शहर एहतजाज का दायरा बढ़ता जा रहा है। लेकिन ताज्जुब इस बात पर है कि सरकार पर इस एहतजाज और मुजाहरों का असर होता नहीं दिख रहा है। सरकार ने अवाम को यह बारहा बताने की कोशिश की है कि इस कानून से मुसलमान महफूज रहेंगे, एनआरसी अभी नहीं लागू किया जाएगा, लेकिन फिर भी अवाम के दिलो दिमाग में जो डर और खौफ घर कर गया है, आखिर इसे कैसे निकाला जाए। 5 तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से मुल्क के दूसरे हिस्सों में भी यह एहतजाज लगातार बढ़ रहा है और एहतजाज का सिलसिला लगातार जारी है। दिल्ली के शाहीन बाग की तरह ही अगर हम बात करें तो पटना के सब्जी बाग में भी जबरदस्त एहतजाज चल रहा है। देवबंद में भी आज बड़े पैमाने पर खवातीन ने एहतजाज किया। झारखंड के जमशेदपुर में भी खवातीन सड़कों पर निकली। इसके अलावा अगर औरंगाबाद यानी महाराष्ट्र की हम बात करें तो यहां पर भी बड़ी तादाद में एहतजाज एक तरह से देखा गया और एहतजाज किया गया। तो शाहीन बाग, दिल्ली का शाहीन बाग एक तरह से तारीख रकम करता जा रहा है और दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर ही हिंदुस्तान के कई इलाकों में लगातार एहतजाज किया जा रहा है। आखिर इस मसले का हल कैसे निकलेगा, या यूं कहा जाए कि आवाम का भरोसा सरकार कैसे जीत पाएगी, कैसे जीतेगी। जाहिर है कि रोज बरोज हो रहे मुजाहरों से अब दुनिया भर में मुल्क की शबीह पर भी मनफी असर पड़ता नजर आ रहा है। क्या कुछ दिल्ली में चल रहा है? शाहीन बाग का जो एहतजाज है वहां पर किस तरह का माहौल है? हम सबसे पहले शाहीन बाग का भी रुख करेंगे और इसके अलावा पटना का भी रुख करेंगे, बिहार में जहां से महफूज आलम हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। सब्जी बाग से हम उनके पास भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त खुर्रम शहजाद के पास दिल्ली हम जाना चाहेंगे और कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हैं। लेकिन सबसे पहले मैं खुर्रम आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, 1 महीना शाहीन बाग प्रोटेस्ट और एहतजाज और इस धरने को मुकम्मल हो चुका है। क्या कुछ मंजर है आज शाहीन बाग धरने का? देखिए हुरैरा, शाहीन बाग बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि वो 15 तारीख से उसने शुरुआत की थी। हालांकि कल दिल्ली हाई कोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया था उससे खदशा जाहिर किया जा रहा था कि इस जगह को खाली करा लिया जाएगा, हौसले टूट जाएंगे, अज़्म पस्त पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि हमारे कैमरामैन आपको यहाँ की कुछ तस्वीरें दिखाएं, स्टेज की तस्वीरें दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर तिरंगा लहरा रहा है और जो मुजाहिरीन हैं, खासतौर से खवातीन हैं, उनका एहतजाज सर चढ़कर बोल रहा है। वो यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद है आप अंदाजा लगा सकते हैं। सर्दी का मौसम है, इसके बावजूद हालांकि सर्दी अभी कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन ये सर्द रातें उस वक्त भी यह एहतजाज जारी रहा जब 118 साल का रिकॉर्ड टूटा था। जैसे जैसे रात बढ़ती है सर्दी बढ़ती है, लेकिन इसी के साथ साथ यहाँ पर तादाद में इजाफा होता है और यह एहतजाज लगातार यहाँ पर होता है। यहाँ पर सुबह के वक्त जो राष्ट्रीय गान है उसको गाया जाता है, कौमी तराना गाया जाता है, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको गाया जाता है। या फिर देखेंगे हम फैज की नज्म हो, जो इनकलाबी नज्म मशहूर हुई है, उसको गाया जाता है। तो ये तमाम तस्वीरें हैं हुरैरा। यहाँ पर लोग लगातार जो अपना अज़्म लेकर बैठे थे वो डटे हुए हैं। कल भी उन्होंने इनकार किया था कि यहाँ से नहीं जाएंगे, सरकार को कहीं ना कहीं पीछे हटना होगा। मेरे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं। बिल्कुल, लोग बिल्कुल। मेरे साथ मैं शहजाद, मैं खुर्रम, मैं सारे लोगों को जो लोग आपके साथ जुड़े हुए उनसे भी मैं बात करूंगा। इस वक्त कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम भी आपके यहां से आ रही है, लेकिन सीधे हम पटना का रुख करेंगे जहां पर महफूज आलम हमारे साथ सब्जी बाग से जुड़े हुए हैं। पटना के सब्जी बाग के बारे में कहा जा रहा है कि ठीक जिस तरह से दिल्ली के शाहीन बाग में एहतजाज और प्रोटेस्ट हो रहा है, ऐसा ही कुछ नजारा पटना के सब्जी बाग का भी है। महफूज, क्या कुछ देख पा रहे हैं दिल्ली के पटना के सब्जी बाग में? क्या कुछ नजारा है वहां का?
देखिए हुरैरा, ये सब्जी बाग में आज चौथा दिन है जो शाहीन बाग के तर्ज पर यहाँ ज़बरदस्त एहतजाज हो रहा है। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि वो दिखा सकें तो दिखाएं कि किस ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे भीड़ है। अभी शाम का मौका है और अलग अलग सियासी पार्टियों के लोग यहाँ पे आते हैं। शाहीन बाग में स्टेज जो लगा हुआ है एहतजाज का, ये सभी पार्टियों के लोगों का खैर मकदम करता है, यहाँ आकर अपनी बात कहते हैं। आप देखिए कि एहतजाज में बड़ी तादाद में ख़वातीन शिरकत कर रही हैं। इसके अलावा पूरे मकामी लोग हैं, शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ आए हुए हैं, अलग अलग समाज से लोग हैं। यहाँ पे कोई मजहब नहीं है, सब तरह के लोग हैं जो यहाँ पे आकर अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं। जो उनके मुतालबात हैं उस मुतालबात को रख रहे हैं। बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं। आपको बताएं हुरैरा कि सब्जी बाग में इस तरह का नज़ारा आज़ादी के बाद आज तक नहीं देखा गया। लोग ये कहते हैं कि सब्जी बाग में आज़ादी के वक्त कभी लोग यहाँ पे इंटेलेक्चुअल लोग बैठा करते थे रहमानिया होटल में, और यहाँ से कई स्ट्रेटजी और लाहे अमल तैयार होता था। आज ये 2020 में ये एहतजाज जो है, बूढ़े लोगों को भी ये पता नहीं है कि सब्जी बाग में इस तरह का कभी एहतजाज हुआ होगा। उनके मुताबिक भी एक नई पहल है और नए तरह का एहतजाज है। जो लोग इस कानून के ख़िलाफ़ जो है सड़क पर उतर गए हैं। तलबा भी हैं, बड़ी तादाद में पटना यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटियों के तलबा इस एहतजाज में शिरकत कर रहे हैं। रोज़ाना लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आप देखिए कि यहाँ इस तरफ हम चाहेंगे कि हमारे कैमरामैन दिखा सकें कि किस तरह जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ तक लोग आपको दिखाई देंगे। बाकायदा ये सब्जी बाग की वो सड़क है जो तिजारती हब है, ये तिजारती मराकज़ के तौर पर इसको देखा जाता है। यहाँ कई मार्केट है, हथुआ मार्केट है, खेतान मार्केट है, लेकिन एहतजाज में ये भी गुंजाइश रखी गई है कि यहाँ बाकायदा रास्ता छोड़ा गया है। हालांकि ये सड़क पर एहतजाज हो रहा है लेकिन बाकायदा रास्ता छोड़ा गया है। हुरैरा, हम ख़वातीन से बात नहीं करा पा रहे हैं आपकी, चूँकि हम लोग जहाँ खड़े हैं वहाँ से 1 इंच भी हिल नहीं सकते हैं, फिर भी हम कुछ कोशिश करते हैं कुछ लोगों से बात करें। महफूज जो लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं उनसे भी बात करेंगे। मैं कुछ लोग मेरे साथ, कुछ और खास मेहमान डिबेट में जुड़े हुए, उन्हें भी मैं सबको जोड़ लेता हूं। मेरे साथ नवीन कुमार जी स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, इसके अलावा इजहार असफी साहब सामाजिक कारकुन है, सोशल एक्टिविस्ट है, आप भी इस डिबेट का हिस्सा है। डॉक्टर संजय बघेल जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, सियासी तज्ज़ियानिगार हैं, आप भी जुड़े हुए हैं। और इसके अलावा खुर्रम शहजाद के साथ दिल्ली से भी हमारे साथ और कई मेहमान जुड़ेंगे। जो तस्वीर अभी महफूज दिखा रहे थे कि किस तरह से हजारों की तादाद में लोग पटना के सब्जी बाग मैदान में इस वक्त मौजूद हैं, उस रोड पर लोग जमा है हजारों की तादाद में, और लगातार चौथा दिन है यहां पर एहतजाज किया जा रहा है। जितने मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं सबका बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले नवीन कुमार जी आपसे शुरुआत करना चाहूंगा। नवीन जी, 2 तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। एक तस्वीर दिल्ली के शाहीन बाग की है जहां पर पिछले 1 महीने से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और दूसरी तस्वीर बिहार के पटना से है जहां आपके सहयोगी जेडीयू की सरकार है और यहां पर भी लोग जबरदस्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नवीन कुमार जी, मेरा सीधा सीधा सवाल आपसे यही है कि आखिर यह सिलसिला कब तक चलता रहेगा? अबू भाई, पहली बात तो ये कि जितने भी लोग हैं, कोई एक मुझे बताए कि क्या ये कानून सीएए किसी की नागरिकता लेने का कानून है या फिर भारत सरकार ने नागरिकता देने का काम किया है? देश में नागरिकता देने के लिए ये कानून बना है, लेने के लिए नहीं बना, पहली बात। दूसरी बात ये कि पूरे देश में बड़ी तादाद में लोग सीएए के समर्थन में हैं। शायद आपके चैनल पर वो नजर नहीं आ रहे होंगे, लेकिन देश में बड़ी अगर होते सड़कों पर वो लोग तो नजर आते। नवीन कुमार जी, ऐसी बात नहीं है, नागरिकता जा नहीं रही। नवीन कुमार जी, अगर वो लोग सड़कों पर होते, प्रोटेस्ट कर रहे होते तो हमारे चैनल पर नजर आ रहे होते। ऐसी बात नहीं है। नहीं, लेकिन प्रोटेस्ट क्यों करेंगे भाई? वो समर्थन में है ना, प्रोटेस्ट वही चीज मैं कह रहा हूं। दूसरी बात ये कि जब बार बार हम कह रहे हैं, हाँ वही जब हम कह रहे हैं कि जब इससे किसी की नागरिकता जा ही नहीं रही है तो फिर ये राजनीतिक प्रदर्शन क्यों? और बाद में छात्रों की आड़ में क्यों, या फिर जो स्थानीय निवासी हैं उसकी आड़ में क्यों? और इसको क्यों आइडेंटिफाई करना चाहते हैं वो पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जिसको कि मुस्लिम का वोट कंसोलिडेट चाहिए। एक बड़ा स्पष्ट कहा गया है
दिसंबर 2014 से पहले जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान में रहा करते थे और भारत में अब रह रहे हैं दिसंबर 2014 से पहले, उन सबको नागरिकता सरल की जाएगी। इसमें कौन सा गुनाह किया भाई? किसकी नागरिकता हमने ले ली? बार बार दूसरी बात करते हैं, आप एनआरसी से जोड़ते हैं। एनआरसी का कानून क्या भारतीय जनता पार्टी लेकर के आई है क्या? अबू भाई, एनआरसी का कानून कांग्रेस पार्टी ने पास किया था, यूपीए की सरकार ने पास किया, यूपीए की सरकार ने लागू किया। जिस कानून को यूपीए की सरकार ने लागू किया उसको हमने पूरे देश में केवल बताया कि इसको लागू करना चाहिए ईमानदारी से। तो जिस समय कानून लागू हुआ उस समय जिन लोगों ने समर्थन दिया या जो इसके विरोध में आज खड़े हैं, उन्होंने आंखें बंद की हुई थी क्या? क्यों उस समय कानून को पास किया? और यह बात मैं नहीं, कांग्रेस लगातार 2018 तक कहती रही कि मोदी सरकार जो एनआरसी के विरोध में है। हम तो एनआरसी के विरोध में नहीं है। हमने कहा कि जो आप लेकर के आए हो कानून आपने बनाया उसका हम समर्थन करते हैं। कांग्रेस कानून लेकर के आए तो भी हम दोषी, और हम कानून नागरिकता देने के लिए लेकर के आए तो भी हम दोषी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, ठीक है। मैं नवीन जी, अब मेरे साथ और भी मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपने जो सवाल आप उठा रहे हैं इसी पर मैं जवाब ले लेता हूं नवीन जी। ठीक है नवीन जी, बात हो गई। मैं इजहार साहब आपके पास आना चाहूंगा। इजहार साहब, दो तीन चीजें नवीन कुमार जी ने कही और सरकार की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है, बीजेपी की तरफ से बार बार यही कहा जा रहा है कि मुल्क भर में जो एहतजाज का दायरा बढ़ता जा रहा है, जो इस तरह के प्रोटेस्ट, एहतजाज और मुजाहरे हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं सियासी है। इनके पीछे हाथ किसी और का है। इजहार साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? ये सियासी आवाज, सियासी जो बात बोल रहे हैं कि सियासी आवाज है ये जी, ये सियासी आवाज नहीं है। तो हिंदुस्तान के आईन और कानून के खिलाफ में ये कानून को लगाया गया है, जिसके चलते यहाँ पर कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं है। ये कानून और कानून के जो खिलाफ में इस कानून को बनाया गया है, ये सबसे बड़ी बात है। आज रोड पर हमारे जगह जगह पर, शाहीन बाग में तो है ही, पटना में देखिए, झारखंड में देखिए, वहां पर सारे लोग रोड पर उतर गए हैं। अब जानते हैं, अब तो बच्चे लोग भी निकल गए कि हमारे माँ बाप को जब यहाँ से निकाला जाएगा तो हमारा क्या होगा। अभी हमारे किशनगंज में आज से कई दिन पहले बच्चा और बच्चियां स्कूल से निकल करके वो लोग रोड पर आए और पूरे रास्ता में मुजाहरा किए इसका। इसके लिए हम सरकार से फिर गुजारिश करते हैं कि इसको अपना इस काला कानून को जो है ये वापस ले, और चूंकि ये हिंदुस्तान को चलाना है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने जितना इलेक्शन में वादा किया है, काम के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा है। आर्थिक स्थिति हिंदुस्तान का कहां से कहां पहुंच गया। अब लोगों के सामने में ये बात विकास का नहीं करके एक दूसरे से उलझा करके रखता है और कह रहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन हम अभी भी लास्ट में कह रहे हैं कि इसको चाहिए कि ये सब तमाम झमेला को खत्म करके लोगों के साथ में आकर के एक विकास का काम जो जितना वादा किए उस वादा को सिर्फ निभा दे। ठीक है, ठीक है। मैं डॉक्टर संजय बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। बहुत छोटा से मैं एक रिएक्शन चाहूंगा। दो तीन चीजें हैं। देखिए, एक इशू उठाया था नवीन कुमार जी ने कि जो प्रोटेस्ट और एहतजाज जो हो रहा है, सबसे पहली बात तो पीएम और होम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि एनआरसी अभी आने वाला नहीं है। इसके अलावा मैं नवीन जी आऊंगा। नवीन जी, मैं बघेल जी को जोड़ लेता हूं, उसके बाद फिर आपके पास आऊंगा। संजय बघेल जी, दो तीन चीजें यहां पर नवीन जी ने कही और दो तीन चीजें उसके जवाब में इजहार अस्फी साहब ने कही। मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं बघेल सर कि लगातार ये प्रोटेस्ट बढ़ते जा रहे हैं, कम होने के बजाय प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं। जाहिर सी बात है ये यही चीज दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं सरकार जो बातें कर रही है, हमारे पीएम जो रोज या होम मिनिस्टर जो बातें रोज बरोज कर रहे हैं, उस पर आवाम को भरोसा नहीं है। अबू देखिए, ये जो आपने रिपोर्ट प्रारंभ की और ये जो मैं नवीन जी का सुन रहा था और ये किशनगंज वाले साहब का सुन रहा था, मैं ये दोनों को देख रहा था। तो इसमें देखिए जो आपकी स्टोरी पूरी शुरू होती है शाहीन बाग से शुरू होती है जी, और ये जो पहुंचती है सब्जी बाजार जो है पटना में।
सब्जी बाग, मैं जी। एक खुर्रम की रिपोर्ट और महफूज दोनों की रिपोर्ट देखने के बाद सीधा सीधा लग रहा है कि शाहीन बाग का जो प्रॉब्लम है, जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट वहां से शुरू हुआ, वहां पे एक दिल्ली की जनता 3 जगह से जुड़ती है, नोएडा, फरीदाबाद और दिल्ली से। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी जनता, 2.5 से 3 लाख जनता रोज जो आवागमन करती है, उनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है। वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी समस्या, एक जो पब्लिक है जिस सिटीजनशिप को लेकर के होता है, वहां से खड़ी होती है और धीरे धीरे ये प्रॉब्लम जो है तो बाहर तक पहुंचती है। पटना वाले प्रोटेस्ट में हम देख रहे हैं, जो महफूज साहब बता रहे हैं कि वहां का रास्ता खुला हुआ है। अब यहां से छोटी सी प्रॉब्लम कहां तक पहुंचती, इसको समझने की बात है जी। जो सिटीजनशिप कानून, नवीन जी बोल रहे थे कि 2014 के पहले, दिसंबर 2014 के पहले जो लोग भी लाए हैं उनको नागरिकता कानून के दायरे में नहीं लाया जाएगा। सबसे बड़ी एक प्रश्न ये है, क्या 2014 के बाद जो आए हैं उनको नागरिकता कानून को उसमें आया है, लाया जाएगा, नहीं लाया जाएगा? दूसरा, तीसरा एक मुझे लगता है एक बहुत बड़ा भ्रम भी है। मुझे लगता है जो प्रेजेंटेशन किया गया, क्योंकि जैसे आप बता रहे हैं नवीन जी कि इसके पहले भी लाया कांग्रेस सरकार ने, वो 8 जनवरी 2019 को पिछले होम मिनिस्टर के समय में भी आया था, चीजें इतनी बड़ी समस्या नहीं थी। लेकिन अब लगता है एक दिग्भ्रमिक टाइप से हो गई है जनता, या कहें कि पूरा, क्योंकि जब हम टीवी में देखते हैं, टीवी से ही पता चलता है, जब बच्चे जाते हैं तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है ऐसा कौन सा दुनिया का देश है जहां पे नागरिकता कानून नहीं है। लेकिन नागरिकता कानून किस रूप में है, इसको बहुत ज्यादा समझने की जरूरत है। अब पूरा डिफरेंसेस क्या है, 2 चीजों को, पार्टियों को समझने की जरूरत है। कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष की बात करती है, जो संविधान में कहा गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य या राष्ट्र होगा। दूसरा जो है हिंदू राष्ट्र की बात करती है। तो राष्ट्रीयता का सवाल भी मान लीजिए एक बार के लिए हम छोड़ देते हैं, तो आज दुनिया में देखिए कौन सा ऐसा देश है, क्या जापान राष्ट्रवादी नहीं है, क्या चीन राष्ट्रवादी नहीं है, क्या अमेरिका राष्ट्रवादी नहीं है, क्या इंडोनेशिया राष्ट्रवादी नहीं है? ये सब देशों को देखिए, क्या पुतिन राष्ट्रवादी नहीं है? सब राष्ट्रवादी हैं। लेकिन वो जो हालात बने हैं हमारे देश में, इन दूसरों देशों के लिए एक मौका मिल रहा है, जो हमारे यहाँ डिस्टर्बेंस हो रहा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है कि भारत जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा जो है बाजार है, और यदि वहां पे कोई दिक्कत होगी तो वो पूरा सबको प्रभावित करेगी। बिल्कुल। तो एक चीज है यहाँ पे देखना है कि ये डेडलॉक को खत्म करना है या इसी तरह को चलते देना है। अब इस चीज को समझना है कि ये सत्ता के पाने के लिए, सत्ता से अपदस्थ करने के लिए क्या रोटी नहीं सेकी जा रही है? ये सब चीजों को समझते ही पूरे चीजों को समझने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। इस बात को भी समझना पड़ेगा कि क्या इस पूरे इशू के पीछे कहीं सियासत तो नहीं हो रही है। ये चीज भी जाहिर सी बात है, ये चीज भी समझनी होगी। लेकिन संजय बघेल जी, सर, कल दिल्ली हाईकोर्ट ने जो एक टिप्पणी की थी, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि आज आवाम सड़कों पर इस वजह से निकले हैं, जगह जगह धरने इस वजह से हो रहे हैं क्योंकि पार्लियामेंट में वो चीज सरकार नहीं समझा पाई, सरकार पार्लियामेंट में समझाने में फेल हो गई। ये कल दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है। बिल्कुल बिल्कुल अबू साहब, ये चीजें क्या है ना, इसी चीज को 2019 में जब आता है तो यहाँ कोई विवाद नहीं होता, 2020 में जब आता है तो देखिए कितना बड़ा विवाद का हिस्सा हो जाता है। मुझे लगता है ये जो कंफ्यूजन हुआ है और कहावत है कि कौवा कान ले गया, उस तरह की चीजें हैं। चीजें वही है, प्रेजेंटेशन का ढंग मुझे लगता थोड़ा सा और सरल और सहज ढंग से होता, एक डायलॉग के थ्रू होता तो चीजें इतनी बुरी स्थिति में जो आज दिख रही हैं आपको शायद नहीं होती। बिल्कुल। सीधे हम पटना का रुख करेंगे, महफूज लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। महफूज, आपने कहा था कि कुछ वहां पर जो एहतजाजी, जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो नौजवान है, उनसे आप बात करेंगे, क्या कुछ उनका कहना है, आप उनसे बात करने की कोशिश कीजिए। जो लोग एहतजाज कर रहे हैं, चौथा दिन है पटना के सब्जी बाग में प्रोटेस्ट और एहतजाज का, लगातार लोग दिल्ली के शाहीन बाग की तरह से पटना के सब्जी बाग में भी लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ नौजवानों का कहना है? महफूज। देखिए हुरैरा, एक खास बात आपको बता दें कि इस एहतजाज में बड़ी तादाद में नौजवान तबका शामिल है और ख़ास बात यह है कि वो जानता है कि ये कानून क्या है। वो उससे जब बात होती है तो वो CAA, NPR, NCR के बारे में
वो बात करता है, एनआरसी के बारे में वो बात करता है, उसकी जो नाराज़गी है वो नाराज़गी जिस वजह से है उसकी तफसील वो जानता है और बात करता है। ये अक्सर कही जा रही है बिहार में भी सियासी पार्टियों की तरफ से कि लोग कन्फ्यूजन में है, लोग जानते नहीं हैं, लेकिन लोग जान रहे हैं। और दिलचस्प ये भी है कि जो एहतजाज हो रहा है यहाँ कोई लीडर नहीं है, कोई नेता नहीं है, मकामी सतह पर मकामी लोगों ने अपनी बेदारी को ले खुद बेदार हुए हैं इस कानून के खिलाफ में और एहतजाज जो है शुरू किया है। शाहीन बाग की लौ जो है पटना तक पहुंची है और उसके तर्ज पर उस तरीके से जो है सब्जी बाग में एहतजाज की शक्ल अख्तियार कर गई है। पूरे शहर के अलग अलग हिस्सों से लोग आ रहे हैं। शाम के टाइम में यहाँ नज़ारा काफ़ी अलग होता है, पाँव रखने की जगह नहीं होती है। जो लोग ऑफिस से छूटते हैं वो भी एहतजाज में आकर शिरकत करते हैं और शरीक होने के बाद ही वो जाते हैं, यहाँ अपनी मौजूदगी दर्ज ज़रूर कराते हैं। कई सारे लोग हैं यहाँ, हम जानना चाहेंगे ये एहतजाज हो रहा है, कई सारे मुतालबात हैं, जाहिर है इस कानून के खिलाफ हो रहा है, कब तक जारी रहेगा और क्या आप लोगों की तरफ से यहाँ पे तैयारी है, मांग क्या है? ये भाई मौसम सरमा की बारिश हवाओं की परवाह किए बगैर हिंदुस्तान के आइन की हिफाजत के लिए यहाँ सारे लोग मौजूद हैं। आप जो है नफरत की सियासत करते करते जो लोग, हमारी औरतें जो घर में थी वो बाहर निकल आई हैं। अब वो दिन दूर नहीं कि जो है ये जो हुकूमत है, मरकजी हुकूमत, उसको अपना जो है होश के नाखून लेना होगा। हम लोग आप देख रहे हैं हुरैरा, यहाँ पे खवातीन भी हैं, बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए क्या सोचकर यहाँ पे बैठी हुई हैं? हमें बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि इस मोदी और शाह की वजह से उसको हम लोग को दिखा दिया है कि हम एक थे और एक है, वो हमें जितना अलग कर ले हम अलग नहीं होंगे। बैठते हैं यार, एवरीडे बैठते हैं, रोजाना 4 दिन। यस बिल्कुल 4 दिनों से बैठे हैं, सिर्फ रात में। यानी ये मुतालबा है कि जब तक इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया जाएगा तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। हालांकि पुलिस की जानिब से लोगों को समझाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो नाकाम रही पुलिस जो है, पुलिस को जो है इन लोगों ने नोटिस नहीं लिया। काफ़ी सारे और लोग हैं। डॉक्टर साहब आप बताइए, आप भी शिरकत कर रहे हैं, क्या कहेंगे, किस वजह से आप यहाँ पे हैं, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? वजह तो सब लोगों को मालूम है, एहतजाज आप कर रहे हैं, लगातार यहाँ पे लोग रात भर बैठते हैं। देखिए, ये जो काला कानून जो पास किया गया है ये पूरी तरह से संविधान के खिलाफ है। जो संविधान हमें जो प्रीएम्बलम में सेकुलरिज्म का जो दिया गया है वो पूरी तरह से इसको बायकॉट करता है। एक चीज़ और आप ध्यान देखें कि ये बहुत अच्छी बात है कि आपने जो प्रोसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में हैं, बांग्लादेश में हैं और अफ़गानिस्तान में है, उसको आपने दी है, लेकिन दूसरे भी जो माइनॉरिटीज़ जो नेपाल में हैं, तमिलनाडु, भूटान में है, बर्मा में है और श्रीलंका में, उन लोगों की भी उनको इंक्लूड करना चाहिए। ये सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को अलग करके इस बात को पास करना ये पूरी तरह से तो संविधान के खिलाफ बताता ही है। और दूसरी, इस 3 देशों के अलावा भी जो माइनॉरिटी जो इसमें हिंदू भी हैं, सिख भी है, ईसाई हैं, उनको शामिल ना करना, ये भी एक तरह से उस तरह का ये जो कानून में शुरू दिन से जो लोग मांग कर रहे हैं, चाहे वो शाहीन बाग में हो या बिहार में हो, आपको बताया हुरैरा कि बिहार के अलग अलग जिलों में भी एहतजाज हो रहा है जहाँ हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। बिहार शरीफ में एहतजाज हो रहा है, किशनगंज में एहतजाज हो रहा है, अररिया, दरभंगा, मधुबनी में एहतजाज हो रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि देही इलाकों में, गाँव में भी लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। बड़ी तादाद में साइकिल रैली लोग निकाल रहे हैं, कैंडल मार्च लोग कर रहे हैं, धरना पे बैठे हैं, मुजाहरा कर रहे हैं। कई जगह लोगों ने भूख हड़ताल तक किया था दरभंगा के लहरी ये टावर पे। तो कई जगह से खबरें आ रही है और पटना का ये जो सभी बिल्कुल मैं महफूज मैं आपके पास दोबारा से आऊंगा। मैं नवीन कुमार जी को जोड़ लेता हूं। नवीन कुमार जी, क्या मैं सिर्फ यह समझना चाह रहा हूं कि लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है? अगर हम बात करें तो 15 दिसंबर के बाद से लगातार प्रोटेस्ट हो रहा है और 1 महीना गुजर चुका है और ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है नवीन कुमार जी, इसका जो सर्किल है वो बढ़ता जा रहा है लगातार। हमने देखा था कि शुरुआत नॉर्थ ईस्ट से हुई थी, वहां पर अभी भी प्रोटेस्ट चल रहा है, उसके बाद दिल्ली तक इसकी आंच आई, दिल्ली में भी 1 महीना गुजर चुका और अब आप देखिए कि डिफरेंट सिटीज में, डिफरेंट स्टेट में लगातार इस तरह के प्रोटेस्ट हो रहे हैं। क्या सरकार तक ये आवाज नहीं जा रही नवीन कुमार जी, या सरकार इस पर बोलना नहीं चाह रही है? बिल्कुल बोल ही रही है सरकार तो वो भाई, लेकिन मैं एक बात बड़ी करेक्ट करना चाहता हूँ। पहली बात, संजय जी ने कहा कि 31 दिसंबर 2014 के बाद जो लोग आए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, ऐसा नहीं है। मैंने बड़ा स्पष्ट कहा है 31 दिसंबर 2014 से पहले जो शरणार्थी भारत में रह रहे हैं उनकी नागरिकता सरल की जाएगी। वो शरणार्थी जो धार्मिक आधार पर इन 3 देशों बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से निष्कासित किए गए हैं अल्पसंख्यक समाज के, इसके अंदर कोई गलती नहीं किया।
मुझे अभी आपके एक पत्रकार भी बोल रहे थे शाहीन बाग से, जामिया से शुरू हुआ प्रोटेस्ट पूरे देश भर के उन क्षेत्रों में गया जहां मुस्लिम बाहुल क्षेत्र के स्थान है। आखिर वो इसी से क्यों जुड़ रहे हैं? जब इस देश के किसी भी मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई किसी की नागरिकता इस कानून से नहीं जाने वाली है, फिर इस प्रकार का भ्रम फैलाने वाले लोग, पॉलिटिकल पार्टी के लोग जो झूठ बोल रहे हैं, ये पढ़े लिखे बच्चे उनके मुंह पे तमाचा क्यों नहीं लगाते हैं? सवाल है ना, उनको पूछा जाए कि आप बताइए कि इससे तो हमारी नागरिकता जा ही नहीं रही है, इस कानून में नहीं है, कानून की किताबें, कानून का बना हुआ मसौदा सबके व्हाट्सएप पे डाला हुआ है, सबकी। लेकिन नवीन कुमार जी सरकार जो बात आप कह रहे हैं, यही बात सरकार भी बार बार कह रही है कि इससे किसी की शहरियत, किसी की नागरिकता नहीं जा रही है। लेकिन मुझे नवीन कुमार जी मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए कि सुप्रीम कोर्ट के जो एडवोकेट्स हैं, जो वकील हैं, वो जब इस इशू को लेकर सीएए के अगेंस्ट सड़कों पर उतरते हैं, क्या वो नहीं समझते इस इशू को? करेक्ट। क्या वो इस इशू को नहीं समझ रहे हैं? बड़ा सही सवाल अब्बू भाई, आपने बड़ा सही सवाल किया है। सर्वोच्च, जो चाहे अधिवक्ता हो सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय में काम करने वाले, या फिर पीएचडी करने वाले छात्र, वो जो है एलएलबी के बाद पीएचडी जो करते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, वो छात्र असमझ नहीं है। लेकिन किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ जुड़ने वाले ये लोग एक जगह खड़े होकर के एक अधिवक्ता के मसौदे को या पूरे देश के छात्रों को बदनाम कर रहे हो, ये कह करके कि सरकार कानून लेकर के आई है, इससे ज्यादा घिनौना क्या हो सकता है? जब इस देश की वो पॉलिटिकल पार्टी जिसने 70 साल तक, 60 साल से ज्यादा इस देश के ऊपर राज किया हो, वो देश की जनता को दिग्भ्रमित कर रही हो, लोगों को झूठ बोल रही हो, लोगों को भड़का रही हो, उसके पार्टी के विधायक देश में दंगा फैला रहे हो, हिंसा फैला रहे हो, उनकी वीडियो नजर आ रही हो, तब आप क्या कहेंगे? मुझे बताइए, कानून बना है, कानून सबके सामने है। कोई एक कानून जाकर के किसी ने कहा कोर्ट में जाकर के कि सीए के कारण मेरी नागरिकता जा रही है? इस देश के अंदर नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता लेने का कानून बना ही नहीं है। तो फिर इस प्रकार के भ्रमित क्यों किया जा रहा है? पॉलिटिकल पार्टियां मुस्लिम वोट की तुष्टीकरण के कारण उनको कंसोलिडेट करने का कारण इस प्रकार का भ्रम फैला रहे हैं। ठीक है, इजहार साहब बार बार यही बातें सरकार की तरफ से भी कही जा रही कि यहां पर शहरियत लेने का तो सवाल ही नहीं है, शहरियत लेने की तो बात ही नहीं हो रही है। फिर लोग क्यों डरे हुए हैं? फिर लोगों में इतना खौफ क्यों है? फिर लोग इन ठंडी रातों में अपने घरों को छोड़कर सड़कों पर क्यों हैं? लोग क्यों धरना और एहतजाज कर रहे हैं? आप यही लोग डरा रहे हैं उनको। इजहार साहब, देखिए, मैं बता रहा हूं आपको कि लोग जो डरे हुए हैं, तो ये बात शुरू से ही चल रही है कि ये एनआरसी के तहत हिंदू, बौद्ध और वो सबको लिया है, लेकिन मुसलमान का नाम नहीं लिया, उससे लोग डरे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि हिंदू भाई जो हमारे हैं, सबसे बेसी वो लोग एनआरसी में तो हिंदू मुस्लिम है ही नहीं। वही ना कह रहे हैं कि लोग हिंदू, ये साहब आपने एनआरसी में सबको खड़ा करेगा, नहीं, सबको खड़ा करेगा एक लाइन पे। हमारे हिंदू भाई को भी कागजात देखने के लिए मांगेगा और मुस्लिम भाई को भी मांगेगा। हिंदू भाई को भी छुटकारा नहीं ना, परेशानी किसी ने कागजात देखेंगे? ये अरे झूठ क्यों बोल रहे हो? अच्छा ये बताइए, किसी ने कहा कागजात देखेंगे? ये बात अलग है कि 125 करोड़ लोगों के आधार कार्ड बने हुए, इस देश के अंदर लोगों के पैन कार्ड बने हुए, लोगों के आधे का पासपोर्ट बने हुए, अपना स्कूल का बच्चे का एडमिशन कराने जाते हो, आप आइडेंटिटी नहीं बताते हो अपनी। रेलवे में जाओ, अपना वोटर आई कार्ड, वोटर फोटो आईडी दिखाते हो नहीं दिखाते हो? हवाई जहाज में चढ़ते तो अपनी फोटो आईडी दिखाते हो नहीं दिखाते हो? किसी दूसरे देश में जाते हो फोटो आईडी सब दिखाया जाता है। अरे आपके पास सब दिखाते हैं, लेकिन क्या हम यहाँ के नागरिक नहीं हैं? हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं या नहीं है? ये किसने कहा कि आप नागरिक नहीं हो? क्यों झूठ नहीं है? तो फिर ये डर और भय किस तरह दिखाया जाता है? आपने काम करने के लिए सरकार बनाया है, हमने आपको वोट दिया है, मुंह पर तमाचा मारिए। हमने आपको वोट दिया है, हम अपना हिफाजत के लिए, विकास के लिए, रोड पुल पुलिया और कानून का हिफाजत करने के लिए, ना कि ये सब अलग अलग बात दूसरे तरफ दिमाग बहकाने के लिए। अरे तो फिर किसने कहा कि आप नागरिक नहीं हो? किसने कहा कि आप नागरिक नहीं? क्यों झूठ बोल रहे हो? आप लोगों को झूठ बोल रहे हो।
ठीक है मुझे झूठ नहीं बोल रहे हैं, छोटा सा ब्रेक लेना है। नवीन कुमार जी मुझे छोटा सा ब्रेक लेना, बघेल जी ब्रेक आपके पास भी आऊंगा। और शाहीन बाग में क्या कुछ चल रहा है आज, बताया जा रहा है कि जामिया में भी बड़े पैमाने पर आज प्रोटेस्ट हो रहा है। हम शाहीन बाग में फिर लौट कर आएंगे। दिल्ली के शाहीन बाग में क्या कुछ चल रहा है, खुर्रम शहजाद के साथ वहां पर कुछ लीडर भी जुड़ेंगे, कुछ नौजवान भी जुड़ेंगे जो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके पास भी हम चलेंगे। छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद इसी इशू पर हम फौरन लौट कर आ रहे हैं। तो शहरियत कानून, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ मुल्क में लगातार एहतजाज का सिलसिला रोज बरोज बढ़ता जा रहा है। शाहीन बाग से जो सिलसिला शुरू हुआ था वह मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में एक तरह से फैलता जा रहा है। चाहे हम कोलकाता की बात करें, पटना की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, इसके अलावा यूपी में देवबंद और कानपुर की बात करें, शहर शहर एक तरह से यह एहतजाज का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर सरकार इस पर खामोश क्यों है, या सरकार की तरफ से जो बयान भी दिए जा रहे हैं उस पर आवाम को भरोसा क्यों नहीं हो रहा है, यह भी अहम सवाल है। इसी चीज को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार पटना के सब्जी बाग से भी हम जुड़े हुए हैं, वहां की राज तस्वीरें भी आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा शाहीन बाग में क्या कुछ चल रहा है आज, क्योंकि शाहीन बाग धरने को 1 महीना मुकम्मल हो चुका है। लोगों में अभी भी वही जोशो खरोश है, 1 महीने के बाद भी लोग धरने पर डटे हुए हैं। खवातीन छोटे छोटे बच्चों के साथ धरने पर डटी हुई हैं। आखिर इनकी मांग क्या है, किस वजह से ये लोग एहतजाज पर डटे हुए हैं, इसी को आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं संजय बघेल जी आपके पास आना चाहूंगा। सर, 2-3 चीजें हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमने जो डिबेट के पहले हिस्से में देखा कि जिस तरह से कल दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला हमने देखा, उसने कहा कि पुलिस से कि आप अपने हिसाब से देखिए कि अगर शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से लोगों को परेशानी होती है तो आप अपने हिसाब से उससे निपट लीजिए। सवाल यह उठ रहा है कि इस तरह के प्रोटेस्ट और एहतजाज से सरकार को मुश्किल है या फिर वाकई में आवाम को भी परेशानी हो रही है। परेशानी किसे है? का डिसीजन था, ये बहुत अच्छा कल डिसीजन था कि ये जो है राज्य की शासन व्यवस्था चलाना और वो किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, ये जो है राज्य और पुलिस प्रशासन का कर्तव्य है। इस चीज को समझने की जरूरत है कि यदि हाई कोर्ट ऐसा आदेश दे रहा तो क्यों, कहीं ना कहीं इसमें नागरिक और यहाँ का जो लोग है वो तो परेशान तो है, इसलिए ये सीधा सीधा ये पुलिस को ऊपर छोड़ दिया गया है कि वो बातचीत के मामले से ये बात आगे हल करें और उनका एक समाधान ढूंढे। दूसरी चीज, मैं इजहार साहब को भी सुन रहा था, नवीन जी को सुन रहा था, तो इसमें एक और सिटीजनशिप अमेंडमेंट में जो एक चीज आई है उसमें 3 जो हमारे पड़ोसी देश हैं और खास करके जो मुस्लिम देश हैं कह सकते हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, यहां से जो शरणार्थी आए हैं उनको 2014 को लेकर के 2014 के बाद जो है उनको सिटीजनशिप देने की जो बात कह गई है, ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। यदि सब होते, चाहे उसमें बौद्ध होते, जैन होते, सिख होते, ईसाई होते, जो भी आए हैं 2014 के बाद, उनको सबको यहां शरणार्थी के रूप में उनको सिटीजनशिप देते तो ये शायद प्रॉब्लम नहीं होती। फिर दूसरी चीज एक और जो हमें लगता है, जो डर बार बार जो आता है मीडिया में और आप लोगों के माध्यम से हम सुनते हैं कि 1947 के पहले जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बने तो ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में 1947 के बाद जो हिंदू लोग थे, माइनॉरिटी जो थी, उनकी संख्या 12% से ज्यादा थी। जो 1998 के जो जनगणना होती है उसमें 1.4% हो गया। तो वो कहीं ना कहीं एक भेदभाव पक्ष रहा है कि वहां एक तरह से वहां विवश किया गया कि उनको शरणार्थी के रूप में कहां देखा जाए, तो हिंदू राष्ट्र बगल में भारत ही है, दूसरे नंबर पे पाकिस्तान में हिंदू सबसे ज्यादा थे। ये एक डर था कि वहां से जो आए जी, जो अभी हम नया डाटा देख कर आ रहे हैं उसमें सीधे सीधे कहा जा रहा है कि भारत में आज के डेट पे कम से कम 10 लाख हिंदू शरणार्थी हैं जो हमारे नागरिक नहीं है। अब उनकी जो है रक्षा करना, जो पहले कहा जाता था 11 साल यदि इस देश में कोई रह लेगा तो वो यहाँ का जो है नागरिक बन जाएगा, लेकिन अब इस अमेंडमेंट में कहा जा रहा है कि 6 साल भी जो रह लेगा उसको हम एक तरह से आधार कार्ड की सुविधा दे देंगे, राशन कार्ड की सुविधा, ये सब चीजें हैं। तो अब ये 10 लाख का जो चीजें हैं कि 10 लाख हिंदू शरणार्थी को नागरिकता दिया जाए या ना दिया जाए। दूसरी चीज, एक और तीसरी चीज जो आ रही है कि बार बार की रोहिंग्यास का जो इस तरह से जो बर्मा ने देखा वो कहीं प्रॉब्लम, ये इस तरह का डर यहाँ के लोगों को है।
और उसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को कहीं ना कहीं डर है और सरकार उस डर को एक तरह से नहीं खत्म कर पा रही है। लोगों में एक डर है इस कदम के बाद, और डर इस वजह से भी है क्योंकि उसका एग्जाम्पल आसाम में है। आसाम में जिस तरह से 19 लाख लोगों को एनआरसी के बाहर कर दिया गया था, ऐसे में लोगों में एक डर है क्योंकि उसकी एग्जाम्पल, उसकी मिसाल आसाम में। सीधे हम शाहीन बाग का रुख करेंगे। खुर्रम शहजाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये तस्वीरें हम आपको शाहीन बाग से ही दिखा रहे हैं, जहां पर 1 महीना पूरा हो चुका है शाहीन बाग एहतिजाज का। खुर्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खुर्रम, मैं आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम, शाहीन बाग एहतिजाज की अगर हम बात करें तो अब एक मुनफरिद हैसियत इख्तियार करता जा रहा है शाहीन बाग का ये एहतिजाज। क्या कुछ लोगों का कहना है, और कल का जो दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला था उसके बाद लोगों के जोशो खरोश में क्या किसी तरह का फर्क आया है? देखिए हुरैरा, कोई भी असर नहीं पड़ा है। हालांकि कल जिस तरह से खदशा जताया जा रहा था कि इस पूरे मकाम को जहां पर एहतिजाज हो रहा है, जो कालिंदी कुंज सरिता विहार रोड है, उसको खाली करा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिल्ली पुलिस अपनी प्लानिंग करती रही और कल भी और आज भी यहाँ पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठा हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ पर आपको कुछ चीजें दूर तक दिखाने की अगर कोशिश कर सके। मैं आपको एक चीज भी हुरैरा, एक चीज और भी दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे पीछे आप इंडिया गेट देखेंगे, आपको इंडिया गेट की तस्वीर नजर आ रही होगी। तो इंडिया गेट भी यहाँ पर आ गया है और यहाँ पर जो सैकड़ों लोग हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अपना एहतिजाज दर्ज करा रहे हैं और उनके हौसलों में किसी तरह की कोई कमी अभी तक नहीं आई है। मैं अभी उस पंडाल के अंदर था जहां पर पूरा प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन हमें वहां नेटवर्क की वजह से थोड़ी दूर पर आना पड़ा। उसके बावजूद यहाँ पर सैकड़ों लोग इकट्ठा हैं और हौसला जो है वो बहुत ही ज्यादा पायदार दिखाई देगा आपको। उसमें जरा भी कमी नहीं आई है। आपके साथ इरशाद अहमद साहब जो कि कांग्रेस के लीडर है वो भी मौजूद है, और लगातार सरकार यही कह रही है कि इस तरह के प्रोटेस्ट के पीछे अपोजिशन कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहा है। इरशाद साहब से यही सवाल कीजिए कि आखिर क्या अपोजिशन की शय पर, अपोजिशन की वजह से इस तरह के प्रोटेस्ट लगातार हो रहे हैं? क्या वाकई में अपोजिशन गुमराह कर रहा है लोगों को? इरशाद साहब, प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जो अलाई उनके इत्तेहादी हैं, वो लगातार ये कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। अपोजिशन इस पूरे मूवमेंट के पीछे, इस पूरी तहरीक के पीछे है। मुझे बहुत अफसोस है कि किसी भी जमहूरियत में, जमहूरियत के अगर किसी भी समाज के किसी हिस्से को अगर ऐसा लगता है कि उसके साथ नाइंसाफी हो रही है तो सरकार को उससे बात करनी चाहिए। पटना की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, पप्पू यादव को, इमरान प्रतापगढ़ी को भी आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें पटना से। मैं खुर्रम आपको रोकना चाहूंगा। महफूज आपके पास आ रहा हूं। सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पटना के सब्जी बाग की तस्वीरें हैं जहां पर पप्पू यादव को आप देख सकते हैं। इसके अलावा इमरान प्रतापगढ़ी, कांग्रेस लीडर, मारूफ शायर, वो भी पहुंचे हुए हैं। हालांकि हमारे रिपोर्टर उनसे काफी दूर हैं, लेकिन ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां पर आप इमरान प्रतापगढ़ी को देख सकते हैं, इसके अलावा पप्पू यादव भी उनके साथ मौजूद हैं। बड़ी तादाद में लोग पटना के सब्जी बाग में मौजूद हैं और ये तस्वीरें सीधी हम आपको दिखा रहे हैं। महफूज, मुझे सुन पा रहे हैं क्या? जी हुरैरा, महफूज, सब्जी बाग में हमने अचानक देखा कि बिल्कुल जोश जो है वो शबाब पर आ गया है, क्योंकि इमरान प्रतापगढ़ी, पप्पू यादव और बड़ी बड़ी जो पॉलिटिकल पर्सनालिटियां हैं वो भी पहुंच चुकी हैं। जी हुरैरा, इमरान प्रतापगढ़ी और पप्पू यादव यहाँ अभी पहुँचे हैं, स्टेज पे पहुँचे हैं। लोगों ने ज़बरदस्त तरीके से उनका खैर मकदम किया है। पप्पू यादव और इमरान प्रतापगढ़ी के आने का यहाँ पे प्रोग्राम पहले से था। और आपको हुरैरा बताएं कि हर रोज़ शाम में, रात में कोई ना कोई सियासी लीडर यहाँ पहुँचता है। कल कन्हैया कुमार भी यहाँ पे आए थे और इसी तरह से ज़बरदस्त भीड़ थी। अभी आलम यह है कि सब्जी बाग के जितने भी रास्ते हैं वहाँ पे सिर्फ लोग ही लोग नज़र आ रहे हैं। यहाँ तक कि पटना का अशोक राजपथ जो सब्जी बाग को जोड़ता है, गांधी मैदान से आता है, वहाँ पे ज़बरदस्त तरीके से ट्रैफिक लगा हुआ है और लोगों की ज़बरदस्त भीड़ है। और ख़वातीन भी बड़ी तादाद में हैं, नौजवान भी बड़ी तादाद में हैं, बूढ़े और बुजुर्ग सभी बड़ी तादाद में हैं। आप देखिए कि पप्पू यादव खिताब कर रहे हैं। आपको बता दें अबू हुरैरा कि जहाँ जहाँ CAA NRC के मामले पर एहतजाज हो रहा है, उन तमाम जगहों पर पप्पू यादव बाकायदा शिरकत कर रहे हैं और इन्होंने ऐलान किया है कि हम किसी तरह का कोई कागजात नहीं दिखाएंगे। कई तरह के ऐलानात जो है इन्होंने कर रखा है। इमरान प्रतापगढ़ी भी यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए कि दुकानें सब्जी बाग की अभी खुली हुई है। दुकानों में बड़ी
दुकानों में बड़ी तादाद में जो है लोग खड़े हैं और दुकानदार जो है बाकायदा उनके लिए इंतज़ाम करके रखे हुए हैं। हुरैरा, आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो दुकानदार हैं, ज़्यादातर दुकानदार हिंदू समाज से आते हैं और इन्होंने इस एहतजाज को ज़बरदस्त तरीके से हिमायत की है। इसका मतलब ये वाक़ई साफ हो जाता है कि ये तहरीक जो है किसी खास मजहब की नहीं है। बिल्कुल महफूज इमरान प्रतापगढ़ी या पप्पू यादव अगर खिताब करेंगे तो हम आपके पास दोबारा लौट के आएंगे। मैं शहजाद खुर्रम शहजाद आपके पास आना चाहूंगा। आप इरशाद अहमद साहब जो कांग्रेस के लीडर हैं उनसे बातचीत कर रहे थे, क्या कुछ कहना इस प्रोटेस्ट को लेकर? सोनिया गांधी लगातार ये इल्जाम लगाती हैं कि सरकार, वजीर आजम और होम मिनिस्टर जो है वो मुल्क को गुमराह कर रहे हैं। एनआरसी को लेकर, सीएए को लेकर कहीं ना कहीं सरकार गुमराह कर रही है आवाम को। देखिए, सोनिया गांधी लगातार ये इल्जाम लगाती रही है इरशाद साहब कि सरकार गुमराह कर रही है, लेकिन सरकार और उसके जो अलाई हैं वो इल्जाम लगाते रहे हैं कि कांग्रेस और अपोजिशन है वो इस पूरे प्रोटेस्ट के पीछे है। भाई कोई भी मैं कहता हूँ अपोजिशन है भी, सरकार का क्या काम है? सरकार का ये काम है कि सरकार को अगर एक आदमी का एतमाद नहीं है तो उससे बात करनी चाहिए, लेकिन ये सरकार इतनी निकम्मी है, ये बात करने के बजाय अपने लोगों को खड़ा कर रही है मुखालफत में। ऐसे नहीं चलेगा। जमहूरियत में अगर एक सेक्शन, एक सोसाइटी, एक मजहब को अगर शिकायत है किसी कानून से तो उनको कानून बदलना पड़ेगा, और अगर नहीं बदलेंगे इस तरह का दो कौमों के बीच अगर वो चाहें करना तो उनके पास सिर्फ बचे हैं, अब सिर्फ बीजेपी वाले लोग बचे हैं। बीजेपी के अलावा कोई भी नहीं उनके पास है। और आपको बता दूं मैं, अब उसके अंदर जो संघी हैं वो सिर्फ बचे हैं, बीजेपी के वर्कर भी नहीं बचे। अब आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश में माइनॉरिटी सेल खत्म हो गया, 500 लोग ने रिजाइन कर दिया बीजेपी से। लिहाजा अब उनके पास ये कहने के लिए कि सीएए एनआरसी नहीं लगेगा या लगेगा, कुछ ही बचा नहीं है। मुदस्सिर साहब, जिस तरह से सरकार ने लगातार सफाई दी कि ये इससे किसी को नुकसान नहीं होगा, कमी कहाँ रह गई कि आप लोग समझ नहीं पाए और वो समझा नहीं पाए? देखिए, सिंपल बात है बहुत ही कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि अपोजिशन करा रही है, मुसलमानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, कोई हमने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है। दूसरी बात, गृह मंत्री क्या कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर कि ये सीएए जो है पहला स्टेप है एनआरसी के लिए, एनआरसी भी आएगा, एनआरपी भी आएगा। बाहर कुछ कहते हैं, प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं, पार्लियामेंट में कुछ कहते हैं। बात में कंफ्यूजन ये खुद फैला रहे हैं। करना क्या चाहते हैं, कहना क्या चाहते हैं, सब बातों में दुविधा है। पब्लिक को गुमराह करना ये खुद चाह रहे हैं। ये अपोजिशन के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। सच्चाई ये है कि ये प्रधानमंत्री के अंडर में होम मिनिस्टर बाहर हो गए हैं क्या आजकल? क्या देश में प्रधानमंत्री के अंडर में नहीं आते होम मिनिस्टर? फिर होम मिनिस्टर बिना प्रधानमंत्री की इजाजत के कैसे अपने वक्तव्य दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल सीए पे खुला कह रहे हैं कि एनआरसी आएगी सीए के बाद? तो दोनों की बातों में इतना विरोधाभास है, इसलिए पब्लिक सड़कों पे बैठी हुई है। पब्लिक कोई बेवकूफ नहीं है जो सड़कों पे है, वो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रही है, वो सच्चाई की लड़ाई लड़ रही है, वो अपने देश में जो हक है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उसकी लड़ाई लड़ रही है। सदर जमहूरिया सदर। ठीक है, मैं नवीन कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। खुर्रम मैं दोबारा से लौट कर आ रहा हूं, कुछ सिग्नल में प्रॉब्लम आ रही है। मैं नवीन कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। नवीन कुमार जी, जो सवाल आप कर रहे थे मैंने वो सवाल भी किया था, लेकिन बार बार अपोजिशन यही कह रहा है कि कंफ्यूजन का शिकार है ये सरकार। पार्लियामेंट में कुछ कहती है, पार्लियामेंट के बाहर कुछ और कहती है, पीएम कुछ और कहते हैं और जो हमारे होम मिनिस्टर उनका बयान कुछ और होता है। कंफ्यूजन की वजह से लोगों में डर और बढ़ गया है। नवीन कुमार जी। अबू भाई, पहली बात यह है कि मैं बार बार बोल रहा हूं, बीच में आपके बोल रहा हूं, आपके राष्ट्रीय चैनल पर एक गलत बयान लगातार संजय जी दे रहे हैं कि नवीन जी कह रहे हैं दिसंबर 2014 के बाद जो लोग आएंगे उनको नागरिकता मिलेगी। मैंने ऐसा नहीं कहा। 31 दिसंबर 2014 से पहले, मैं फिर कहता हूं, 31 दिसंबर 2000 तक जो लोग भारत में शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं उनकी नागरिकता सरल की जाएगी, ये मैंने कहा है, बाद वालों को नहीं कहा। दूसरी बात, देश के अल्पसंख्यक समुदाय जो 3 देशों का मैंने नाम लिया है जो भारत में रह रहे हैं उनको नागरिकता दे रहे हैं, तो ले किसके रहे हैं? सीएए और एनआरसी दोनों डिफरेंट हैं, उनको एक साथ नहीं मिलाया जा सकता। सीएए नागरिकता देने का कानून है और जो एनआरसी है वो भारतीय जनता पार्टी या फिर केंद्र में एनडीए की सरकार ने लागू नहीं की है। वो बार बार कह रहा हूं, नहीं, आगे तो लागू होगा नवीन जी, आगे तो लागू होगा। ये अमित शाह भी पहले कह चुके हैं दूसरी बात कि आगे तो लागू होगा। हाँ, लेकिन कानून
अब्बू भाई वही मैं कह रहा हूं, ये कानून हमने नहीं बनाया। दूसरी बात, तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, अभी आपके जहां शाहीन बाग या पटना से जो बोल रहे थे संवाददाता मित्र, वो बार बार कह रहे हैं कि यहाँ पे लोग बैठे हैं, कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन कौन पैदा कर रहा है? पप्पू यादव मोदी विरोधी होकर के वहाँ मंच की रैली पर जाकर के केवल क्या बात करेंगे, सरकार आपको कानून ऐसा बनाए कि आपको देश से निकाल देगी, मुसलमानों को निकालना चाहती है। इस देश के, भारत के किस मुसलमान भाई को इस सरकार ने निकालने की बात की है? इस देश के मुसलमान भाइयों को, चाहे मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी तरह तो जो पार्टियां नवीन कुमार जी, जो पार्टियां बीजेपी के अलायंस है, वो भी तो इसके खिलाफ जा रही है। चाहे आप जेडीयू की बात कर लीजिए, एलजेपी की बात कर लीजिए, दूसरी जो पार्टियां आपकी अलायंस है वो भी तो यही कह रही हैं कि इस पर सरकार को बातचीत करनी चाहिए, सरकार को हाई लेवल या जो ऑल पार्टी जो मीटिंग है वो बुलानी चाहिए। क्या दिसंबर 2015 में जब यह कानून सीएए पार्लियामेंट में आया था, लोकसभा से पास किया गया था और राज्यसभा में जब गया था, उस समय स्टैंडिंग कमेटी के अंदर भेजा गया था, नहीं भेजा गया था? आप तो पत्रकार हैं, आपके चैनल पे चला था, और जितने पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर जितने भी पार्टी के सदस्य हैं, सब उस स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं नहीं है? उन सब ने मिलकर के इसको पास किया या नहीं किया? अगर उन्होंने नहीं किया तो फिर लोकसभा में पेश कैसे हुआ? एक तरफ पूरी पॉलिटिकल पार्टी इंक्लूडिंग कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, कोई भी हो, ये सारे के सारे दल के लोग उसके अंदर शामिल हैं। जब सीएए कानून स्टैंडिंग कमेटी में गया था, सिलेक्ट कमेटी के अंदर गया था, सिलेक्ट कमेटी से पास होने के बाद फिर लोकसभा में आया, फिर राज्यसभा में गया, और जो अमेंडमेंट होने थे उनके कहने पर वो किए गए। तो इसके अंदर गलती क्या करी है? कानून देने का बना है, कानून किसी की नागरिकता लेने का थोड़ी बना है। बार बार मैं बोले जा रहा हूं, उसके बाद आप कह रहे हो सरकार नहीं बोल रही। सरकार बोल रही है, मैं सरकार की पार्टी का ऑफिशियल संजय बघेल साहब, मैं बोल रहा हूं जी, फिर बार बार झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं, ठीक है संजय बघेल जी, अभी एक बात बड़ी अच्छी शाहीन बाग में इरशाद साहब ने कही कि अगर एक आदमी को भी इस इशू पर अगर एतमाद नहीं है, उसे भरोसा नहीं है, तो ये जमहूरी मुल्क है, यहां पर तो सरकार को बेचैन हो जाना चाहिए। यहां पर तो लाखों की तादाद में लोग निकले हुए हैं, एक दो लोगों का यह मसला नहीं है। अबू साहब, जैसे कि मैं देख रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी के कारण आंदोलन फैलते फैलते सब्जी बाग और कोलकाता और भोपाल तक पहुंचता जा रहा है, और मुझे लगता है इससे पूरा देश प्रभावित हो रहा है। आज मध्य वर्ग की पूरी स्थिति देख लीजिए, मध्य वर्ग से सियासत का कोई लेना देना नहीं हो, 2 जून की रोटी में लड़ा हुआ है, भिड़ा हुआ है, तो उसको तो ये चाहिए कि सब कुछ उसका घर खुशहाल रहे, सुख शांति रहे और अपना आराम से जाके सो जाए। लेकिन इस तरह के हालात देखकर जो घर से ऑफिस के लिए निकलता है वो परेशान है, जो रोड पे बैठा है वो परेशान है। तो इसके बीच में सबसे बड़ा फायदा किसको होता है? राजनीतिक पार्टियों को, जो सियासत करती हैं। दोनों तरह के लोग सियासत करते हैं। इसमें आप देख लीजिए, आज कांग्रेस के एक बड़े नेता जो जाके शाहीन बाग में देते हैं, तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए कि हम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार हैं और ये आप कातिल का साथ देंगे या हमारा साथ देंगे। इस तरह का स्टेटमेंट कहीं ना कहीं इतने बड़े जन समुदाय को या भीड़ को उकसाने के लिए काफी है। दूसरी तरफ यदि सरकार नहीं बात कर रही तो उसकी भी कमजोरी है, क्योंकि मुझे लगता है कोई भी निर्णय जो होता है, कोई भी फैसला जो होता है, वो संवाद से ही होता है। जब तक आप बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे और तो उसका कोई हल निकलने वाला नहीं है। तो आप संवाद करें, तो कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकलेगा और लोगों के मन से कंफ्यूजन और जो दुविधा है वो भी खत्म होती चली जाएगी। तो यहाँ दोनों चीजों को बहुत संभल कर बोलना है, चाहे कांग्रेस की पार्टी हो या चाहे वहां पटना में जो पप्पू यादव और दूसरे पार्टी के लोग कर रहे हैं। सियासत कम करें, समझाने की कोशिश दोनों करें और दोनों साथ में आकर बैठें। हम तो ये कहेंगे वो सरकार की तरफ से भी आए, और जैसा कि आपने बड़ी अच्छी बात कही कि सभी ऑल पार्टी मीटिंग बुला करके वहां पे एक तरह से बातचीत हो, निर्णय हो, एक साझा एक समझौता पत्र बने, अब वो जाके जो पब्लिक को यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट उनके सामने पढ़ा जाए वो चीजें, तो मुझे लगता है इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बिल्कुल। असफी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इजहार साहब, जो बार बार इल्जाम लगता है कि सियासत हो रही है इस तरह के इश्यू पर, क्या आप भी महसूस करते हैं, चाहे हम शाहीन बाग की बात करें या पटना के सब्जी बाग की बात करें, यहां पर जो अपोजिशन के लीडर है वो दिल्ली पहुंच रहे हैं, अपोजिशन भी इस स्टेज को इस्तेमाल कर रहा है, क्या आपको नहीं लगता है कि इस पर सियासत हो रही है? अच्छा, ये तो सिर्फ सियासत शाहीन बाग में ही नहीं है, हिंदुस्तान के केवल सियासत ही हो रही है, स्टेट में ये बात फैल चुकी है। और सबसे पहली बात मैं बता देना चाहता हूं कि ये
मैं बताता हूँ कहाँ, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, सरकार के जाफराबाद, गठबंधन में नवादा, लोग हैं, अरे जहाँ मुस्लिम बहुल क्षेत्र वही को सियासत हो रही है। बिहार में भी नीतीश कुमार जी जो सरकार बनाए, हालांकि वो दूसरे का वोट लेकर के वो जीते और अपना वो बीच में आकर के वो भाजपा सरकार में जाकर के मिल गए। सबसे पहले बड़ी बात तो वहां पर वो गलती की है। जब और अभी भी उसको स्ट्रेंथ साफ करना चाहिए। कभी बोलते हैं एनआरसी लगने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, समझ में आया? तो एनआरसी लगने का सवाल नहीं उठता है तो एनपीआर क्यों लगाया? एनपीआर लगाया, एनपीआर और एनआरसी में कितना बड़ा डिफरेंस है, उसको वो समझ लोगों को समझाने की जरूरत है। अगर सरकार ये कह रही है कि डरने की जरूरत है तो डरने की जरूरत क्यों नहीं है? इस चीज को भी सरकार को समझाना पड़ेगा। खुर्रम शहजाद आपके पास आ रहा हूं। खुर्रम आपके पास काफी लोग मौजूद हैं। खुर्रम ठीक है, मैं महफूज आलम आपके पास आना चाहूंगा। महफूज, काफी लोग आपके पास मौजूद हैं और जैसा कि आपने बताया कि डेली कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी के लीडर भी वहां पर पहुंचते हैं और वो अपना बयान देते हैं। मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूं कि नौजवानों का क्या कुछ कहना है, किस वजह से इतना डर है, क्यों इतने डरे हुए हैं ये लोग? बिहार में कहा जा रहा है कि बच्चों को आप डांटे मत। देखिए हुरैरा, ये काफ़ी अहम सवाल है जो कि बिल्कुल ये वाज़ेह होना चाहिए कि लोगों में आखिर खदशात क्यों है। जब हम लोग बात करते हैं नौजवानों से जो पटना यूनिवर्सिटी से या मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी कॉलेजेस से जो तलबा यहाँ एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, उनका साफ कहना है कि CAA में जिस तरह से फैसला किया गया है वो मजहब को बुनियाद बनाकर फैसला किया गया है, जबकि हमारा आइन जो है ये इजाज़त नहीं देता है कि मजहब के बुनियाद पर जो है किसी तरह के कोई कानून को बनाया जाए। वो ये भी कहते हैं कि अगर मजहब के बुनियाद पर अगर कानून बनाया गया रहता तो फिर रिजर्वेशन के मामले में भी मजहब को बुनियाद बनाया गया रहता, लेकिन रिजर्वेशन देते वक्त मजहब को बुनियाद न बनाकर इकोनॉमिकल कंडीशन को बुनियाद बनाया गया। तो कई तरह के सवालात हैं जो नौजवानों के जहन में है कि मजहब के बुनियाद पर कानून बनाया जाना आइन के खिलाफ है, ये तलबा कहते हैं, तलबा मानते हैं। उसी तरह वो ये कहते हैं कि जिस तरह से अब NPR या NRC का जो मामला फिर आगे चलने वाला है, NPR का मामला बिहार में आप देखिए कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार के नायब वज़ीर आला ने बाकायदा ये बयान दिया था, डेट के साथ, तारीख के साथ ये बात कहा था कि भाई बिहार में NPR लागू होगा। हालांकि सब्जी बाग में और दूसरे शहरों में जो प्रोटेस्ट होना शुरू हुआ और आप जानते हैं कि बिहार में इसी साल इंतखाब होना है, ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, तो उस प्रेशर को देखते हुए नीतीश कुमार ने असेंबली में बाकायदा कहा कि NRC को लागू नहीं होने देंगे। लेकिन इस बात पर लोगों को एतबार नहीं है, वो अपने बात को जो है पब्लिक प्लेटफॉर्म पर अभी तक वो नहीं कह पाए हैं। लोग ये महफूज बहुत जल्दी से मैं चाह रहा हूँ कैमरामैन से कहिए कि थोड़ा सा कैमरे को पैन करें और जो नौजवान आपके पास मौजूद है उनसे बहुत छोटा सा रिएक्शन ले लीजिए। चलिए हम बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए, आप यंग हैं, नौजवान हैं, आप इसमें शिरकत कर रहे हैं, क्या सोच के आए हैं बताइए। देखिए, मजहब नहीं सीखा था आपस में बैठ रखना, हिंदी है, हम हिंदुस्तान है हमारा। ये हिंदुस्तान एक चमन की तरह है, इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी धर्म के लोग रहते हैं। एक फूल के बागान की तरह है। इसमें आप मजहब को, जाति, धर्म को आपस में भेदभाव करके हिंदुस्तान को लड़ाने की कोशिश कर रहे थे। आप क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? मैं ये कहूँगा कि आज जो हिंदुस्तान में, पूरे हिंदुस्तान के अंदर में काला कानून के खिलाफ मुसलमान जो रोड पे उतरे हुए हैं, शाहीन बाग से लेकर सब्जी बाग तक, हम इसके लड़ाई के लिए हम बिल्कुल जो है जहाँ तक होगा हम इसको लड़ेंगे, चाहे हमको जान से, माल से, अपने खून बहा करके इस कानून को हम लोग इंशाल्लाह बिल्कुल ख़त्म करके रहेंगे। देखिए हो रहा है यहाँ पे जो भीड़ है, आप देखिए इनसे भी सवाल पूछते हैं। आप बताइए। मैं सवाल नहीं करूँगा, मैं एक शायरी बोलूँगा। जीत पर आ जाए तो रुख मोड़ दे तूफान का, जीत पर आ जाए तो रुख मोड़ दे तूफान का, तुमने देखा कहाँ भारत के तेवर मुसलमान का। चलिए, तो आपने देखा किस तरह से और भी लोग बिल्कुल मतलब शेर व शायरी का भी दौर चल रहा है। हमने पिछले दिनों जिस तरह से देखा था कि फैज की नज्म पर काफी वावेला हुआ था, लेकिन इस वक्त हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इस एहतजाज के चलते उर्दू शायरी भी एक तरह से जिंदा हो गई है। मैं नवीन कुमार जी आपके पास आना चाहूंगा। नवीन कुमार जी, नौजवानों की आवाज आप सुन रहे हैं, लोगों में कहीं ना कहीं एक डर है और मेरा सीधा सीधा सवाल यही है कि जब लोगों में एक डर है, एक खौफ है, तो सरकार आखिर निकल कर क्यों नहीं आ रही है? सरकार को क्या इस तरह का कदम नहीं उठाना चाहिए कि आवाम को भरोसे में लिया जाए, कॉन्फिडेंस में लिया जाए आवाम को? जो उनके अंदर डर है, जो उनमें कंफ्यूजन है, जो उनमें खौफ है,
उस चीज को कम करे सरकार। यह जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की बनती है नवीन कुमार जी। ये बात ठीक है अबू भाई, सरकार तो काम कर रही है, लेकिन क्या जो सरकार की सुविधाओं को भोग रहे देश के सांसद, सरकार कहां काम कर रही है नवीन कुमार जी? सरकार देखिए आपके दिल्ली में शाहीन बाग कितनी दूर होगा पीएम हाउस से या होम मिनिस्टर ऑफिस से? अगर एक महीना गुजर गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार 1 महीने से जो मां बहन बेटियां सर्द रातों में, ठंडी रातों में जो खुले आसमान के नीचे प्रोटेस्ट कर रही हैं, आज तक पीएम ने एक ट्वीट नहीं किया उनके लिए। आप कह रहे हैं कि सरकार काम कर रही है। क्या अब्बू भाई आपका चैनल जो दिखाता है वो आप या आपके साथी नहीं देख रहे हैं क्या? देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री दिन रात एक नहीं कई सभाओं में लगातार बोल रहे हैं सीएए का कानून देश के लोगों को नागरिकता देने के लिए, शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए, नागरिकता छीनने के लिए नहीं है। ये सब नहीं बोल रहे हैं कि आप दिन में 20 बार दिखाते हैं, आप ही का चैनल दिखाता है, कहीं और मत जाइए, मैं औरों की बात नहीं कर रहा हूं। और जो आपके यहाँ चैनलों पर डिबेट पे बैठे लोग हैं वो भी देखते हैं, और जो वहां लगातार जाकर के भाषण दे रहे हैं, सरकारी सुविधाओं को विपक्ष के नेता, विपक्ष के सांसद बनकर के देश के जनता के पैसे पर ऐश कर रहे हैं, उनको भी मालूम है कि वो क्या सरकार बोल रही है, पार्लियामेंट में जो बोला है, जो कानून है वो सत्य है। उसके बाद लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? इस भाषण क्यों नहीं बता रहे कुमार जी? इस भाषण पर जो आप बता रहे हैं कि टीवी पर दिन में 20 बार भाषण, मुझे एक बात बताइए, शाहीन बाग के अंदर जो आवाम भरोसा नहीं कर रहे हैं, इस भाषण पर तो आवाम भरोसा नहीं कर रहे हैं। अब तो सरकार तो उनके भाषण पे क्यों कर रही है? अपनाना पड़ेगा। अरे तो ये आवाम उन्हीं के भाषण पे क्यों कर रही है? नहीं, क्या तरीका मुझे बताइए ना अबू भाई, आप सजेस्ट कर दीजिए मुझे। ये लोग बैठे में ये सजेस्ट कर दें क्या डेलीगेशन बुलाना चाहिए? जो लोग नाराज हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लोग सवाल उठा रहे हैं, उनका एक डेलीगेशन लोगों ने मिला, बातचीत होनी चाहिए। वो क्या नाराजगी है? सामने देखिए नवीन कुमार जी, कोई भी मसला हो बातचीत से ही अरे हो भाई सकता है। आप सिर्फ भाषण देते रहेंगे, आप डिबेट में चिल्लाते रहेंगे, मसले का हल नहीं होने वाला। बिल्कुल ठीक, मैं बार बार कहूं कीजिए। अरे मैं ये कहूं कि न्यूज 18 उर्दू लगातार हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा, यहां के अवाम की बात नहीं कर रहा। आप सुबह शाम दिखा रहे हैं कि अवाम की बात कर रहा है, मैं कहता रहा हूं नहीं कर रहा, फिर कहिए आप आकर के बात करिए। ये कौन सा तर्क हुआ भाई? जब कानून बना है, ठीक है, कानून अगर गलत है, सिर्फ नवीन कुमार जी, मसला इतना है कि आवाम का भरोसा जीतने की जरूरत है। आवाम में जो डर और खौफ है, उस डर और खौफ को निकालने की जरूरत है, और इसके लिए सरकार को ही कोशिश करनी होगी, क्योंकि आप सरकार में बैठे हुए, जिम्मेदारी आप ही की बन रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नवीन कुमार जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। इसके अलावा इजहार असफी साहब, डॉक्टर संजय बघेल साहब और महफूज खुर्रम, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ रास्तौर पर जुड़ने के लिए। प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही। आदाब।